उसके बाद अपनी वाले गुड मॉर्निंग करेंगे। हाँ जी आगे। थोड़े लिए 2 सीट्स खाली, 3 बल्कि पूरी 3 रो खाली है। कम फास्ट नहीं, वो सही नहीं है। तुम लोगों से कहा था फैंस ऑफ करने के लिए, तुमने नहीं करे। ठीक है, अब आज एसी भी नहीं चलेंगे। मेरी कही भी बात मान लिया करो एक बारी में, ठीक है? तो चीजें हो जाती है फिट, और नहीं तो बोथ द रेड टी शर्ट्स आगे आ जाइए। एसी ऑन किया है, ऑफ कर देना एसी, कोई एसी नहीं चलेगा आज की क्लास में। कोई एसी नहीं चलेगा आज धीरेन, ठीक है? कोई एसी नहीं चलेगा आज, ध्यान रखना। सब बंद कर दो। एक बारी में बात नहीं सुनेंगे तो यही पनिशमेंट होगी। और क्या दे सकते हैं आजकल के बच्चों को पनिशमेंट? कुछ भी नहीं, तो यही पनिशमेंट है। शुक्र करो अभी बैठे हुए हो, वरना फुल क्लास खड़े भी हो सकते हो। शक्ल से बच्ची दिखती हूँ नहीं, तो हल्के में ना लिया करो। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अगली क्लास में अगर मेरे को ये 2 जो रोज है ना खाली मिली ना, स्टार्टिंग की 1 2 3 4, ये सारी रोज खाली मिली ना मेरे को, जितनी रोज खाली होगी पीछे से काउंटिंग चालू करूंगी, सारे बच्चे खड़े होंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ये रोज फिल करके रखनी है। आ जाओ। Am I clear to everyone? एक का यस आया। Am I clear to everyone? जिसको प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टर से दिक्कत है, वो सब दिक्कतें हैं, आपस में रिजॉल्व करो, आपस में नेगोशिएट करो। आज मैं आगे बैठूंगा, कल तुम आगे बैठ जाना, लाइक दैट। बट आई वॉन्ट दीज ऑल द फ्रंट रोज टू बी ऑक्यूपाइड। यस गर्ल्स एट द बैक, कम इन द फ्रंट रो। ठीक है, क्लास आज ऐसे चलेगी, ना पंखा ना एसी। तुमको पता है मेरी क्लास की पॉलिसी क्या है? नो फैंस। आज जाके मैंने फिर बोला फैंस ऑफ कर दो, किसी ने सुना नहीं ना। क्या करना है अब? बिना फैन के क्लास और बिना एसी के क्लास। ठीक है, डन है? डन नहीं है तो मेरी बात मानोगे आगे से? जब मैं आऊंगी तो फैंस ऑफ रहेंगे, पक्का? पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ये टूटता नहीं है ना फिर, पता नहीं वाला पिंकी प्रॉमिस। हाँ ठीक है, तो अभी नहीं, आज की पनिशमेंट तो हम लेंगे। सो 1 घंटे तक नहीं चलेगा, उसके बाद चलेगा। पिंकी प्रॉमिस, जो आपने किया है उसका पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा ना। बच्चा शुक्र मना रहा है, कहता है अच्छा हुआ मैम हमारे घर पे नहीं रहती। तुम वैसे मेरे घर में इनवाइटेड हो, आ जाओगे? एग्जाम टाइम पे आ जाना मेरे घर, ठीक है? आ जाओगे? रहने के लिए आ जाना। पढ़ाई करने के लिए? एग्जाम टाइम तो पढ़ाई करने के लिए होता है, और क्या करने आओगे? हाँ, मेरे को बस तुम्हारे पल पल का अकाउंटिंग चाहिए होगा कि तुमने ये जो 2 मिनट थे कहाँ लगाए, फिर जो 4 मिनट थे ये कहाँ लगाए, जिससे तुमने फोन पे बात करी उससे क्या आउटपुट निकला। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कंसर्न होंगी। तो एक लेजर जो होगा ना वो क्रिएट होगा दिन के 24 घंटे में। 24 घंटे क्रेडिट आपके पास हो चुके हैं, और डेबिट आप जो जो कर रहे हो मैं आपसे पूछूंगी, जस्ट लाइक द एक्सपेंस। आई बिलीव टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। वंस आप मनी खो देते हो तो यू कैन अर्न इट बैक, बट वंस आप टाइम खो देते हो ना, यू कांट अर्न इट बैक। सो फॉर मी मनी इज मोर देन, टाइम इज मोर देन मनी। ठीक है,
हाँ जी। आज कितना अच्छा लग रहा है, ना पंखा ना एसी, वाह ग्रेट। ओके गाइस, चैप्टर नंबर 2। अच्छा तो तुम आज मुझे वो वाली गुड मॉर्निंग भी नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें, मतलब अगर एसी ऑन नहीं करवाऊंगी तो गुड मॉर्निंग नहीं करोगे अच्छे वाली? नो, नो कर दिया तुम लोगों ने। देखो अगर तुमने कर दी तो तुम्हारा वो जो 1 आवर का पीरियड है ना, वो रिड्यूस करके मैं ½ एन आवर कर दूंगी। अरे वाह, आवाज नहीं आई मेरे को। ठीक है, तो ये ½ एन आवर हो गया पीरियड, ठीक है। आगे मैं आपको और चांस दूंगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब दूसरे चांस मिलेंगे तभी तो हो सकती है। अच्छा, अगर इस क्लास में सारे के सारे बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो जिसका छूट गया हो, तो ½ एन आवर वो भी खत्म, ठीक है? बोलो, देयर हैज टू बी 100%। ठीक है, डील डन। जो होमवर्क दिया था वो क्या क्या था? अकाउंटिंग फ्लो दिया था, ओके। और बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, ओके। और बस 2, ठीक है। सो यस यू योर होमवर्क। हाँ, अटेंडेंस मार्क करा दी, बैठ जाइए, आगे आ जाइए फटाफट, बी क्विक। व्हाट्स योर नेम? है प्रभाकर, ये तो पैराग्राफ है, मैं तो पॉइंट्स कहे थे। नहीं, मैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मैंने क्या कहा था काउंटिंग फ्लो के अंदर? डायग्राम सेम टू सेम वही है, 2 पैराग्राफ लिखे होंगे, वो 2 पैराग्राफ को आपको पॉइंटर्स में रिड्यूस करके लिख के आना, यही कहा था। रिपीट कर रही हूँ, यही कहा था। गर्ल्स आगे आ जाइए, होमवर्क एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट योर होमवर्क। हाँ, क्या हुआ? कॉपी नहीं लाई है, होमवर्क नहीं लाई? होमवर्क नहीं लाई, क्यों? होमवर्क नाराज कर गया तेरे से? तुम लोग कितने बजे तक यहाँ रहते हो? तो शाम और रात पूरी तुम्हारी होती है। भाई एक कैंडिडेट तुम्हारा निकल गया फुसबम, तो आधा घंटा तुम्हें बिना एसी के बैठना पड़ेगा। मेरे सैंपल में आ गई वो, अगर मेरे सैंपल में नहीं आती तो बढ़िया था। आज तेरा दोस्त नहीं आया लंगोटिया? आ रहा है, तभी तूने भी शुरुआत नहीं करी है। ओके गाइस, सो मतलब पेन पेंसिल निकालने की। हाँ जी। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखे थे डिविजन्स। देयर वर 4 पार्ट्स, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट बी हमने सबसे पहले शुरू किया था, दैट वाज इन रिलेशन टू ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद हमने किया पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी वाज इन रिलेशन विद बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। हाउ मेनी मॉड्यूल्स? हाउ मेनी वी डिड? एक 7 बोल रहा है और एक 8 बोल रहा है। पक्का? लॉक कर दूं? कितने बाकी थे? कौन कौन से? पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, दूसरा प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल और तीसरा प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। यही था? ओके। यस यू, व्हाट्स योर नेम? हर्ष, आगे आ जाओ। तुम भी आगे आ जाओ हर्ष के साथ। जब तक अगली बार तुम क्लास में लेट होते हो, दोनों दोनों सुन लो। अगर क्लास में लेट होते हो तो वहीं खड़े रहना, होल्ड योर पोजीशन, ask for a non-verbal communication, ask for the permission to sit and then only sit. Is that clear, Harsh? Okay. हाँ जी। सो पार्ट नंबर सी के अंदर हमने पढ़े बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। कितने पढ़े थे? 8, और 3 हमारे बाकी है जो कि हम आज करेंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। पार्ट नंबर 1 इसके ऊपर है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कराया था? जल्दी
जल्दी से बताओ 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं ये बोल रही हूँ 6 में से हम लोगों ने कितने पार्ट कर लिए थे? 3 कर लिए, तो 3 आज बाकी है। सबसे पहला पार्ट क्या था? टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा ये कर लिया था? नहीं, ये अब आज करना है। उसके बाद वाउचर कर लिया था? नहीं, आज करना है। उसके बाद अकाउंटिंग फ्लो, ये आपका होमवर्क था, आपने कर लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ। होमवर्क के अंदर कोई आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ी बात थी। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था कि बुक के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं, आपको उसके पॉइंटर्स में रिड्यूस करके होमवर्क में लिख के लाना है एंड यू टू मेक इट लाइक 1 नोटबुक पेज काइंड ऑफ कंटेंट की 3 मार्क्स के लिए अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हो, है ना? कर लिया होगा आप लोगों ने। वंश, होमवर्क में क्या दिक्कत आई थी? आपको नेट से लिखने की देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दोबारा आपसे कहा था 2 पैराग्राफ हैं, आपको उस पैराग्राफ को तोड़ के सिर्फ पॉइंट बनाने थे। जितना लिखा हुआ उतना ही करना था बस, हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना। जो है वही है, यही गीता है। बात सुन ध्यान से, तूने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा ना, ठीक है, नेट से लिख के लिखा ना, वो नेट से देख के जो बंदा कॉपी चेक करेगा वो नेट से नहीं देखेगा, समझ गया? तो अगर तूने नेट से देख के लिखा भी, तूने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा भी दिए, तो वो सारे वेस्ट है। तो क्लियर करके पूछा कर डाउट, वॉइस मैसेज डाल दिया कर। आप लोगों की वो चैटिंग वाली वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा जो भी होता है शॉर्ट फॉर्म्स और ये सब नहीं कभी कभी समझ पाती मैं, तो प्लीज अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ 24 आवर्स के विद इन, तो समझ जाया करो कि मैम को समझ में नहीं आया। ठीक है, वॉइस मैसेज भेज दिया करो, ठीक है? और टेंशन मत लिया करो, मैं नाराज नहीं होती हूँ। बस ये होता है कि मेरे को पहली बार में तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आता है तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चैटिंग और वो सब जो तुम्हारी वोकैब है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो यू कम फ्रॉम अ जेन जी, नो यो। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, आई डोंट कम फ्रॉम जेन जी। तो नहीं समझ में आता मुझे तो मैं रिप्लाई नहीं करती। सेकेंडली, इफ आई एम इन एनी अदर क्लास, अब जैसे आपकी क्लास में मैं होती हूँ, तो लाइक आई कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास ओनली, सो दे माइट बी द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर माय रिस्पॉन्स, जबकि मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ, राइट? सो मे बी इट इज पॉसिबल कि मेरी वहां पे बैक टू बैक क्लासेस हो रही हो, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड ना कर रही हूँ। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती डाउट्स का। ठीक है, ओके, ठीक है, हैप्पी। और आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आज बच्चों का पहला पेपर है, बहुत टेंशन है मेरे को आज कि बस बच्चे पेपर अच्छे से करके आए। ओके, कम बैक, सिट इन द फ्रंट रो, बी क्विक, कम फास्ट। सो अकाउंटिंग फ्लो होमवर्क में सिर्फ इतना था कि 2 पैराग्राफ्स दे रखे थे, आपको पॉइंटर्स में रिड्यूस करके अपनी कॉपी के अंदर लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ लेजर्स। उसके बाद वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये कर लिया था। अच्छा, इसको कोई निमोनिक था क्या? छोले भटूरे, पल्स खाओ खुद जान जाओ, यही था ना? ओके, नेक्स्ट। देख के बता रहा है वंश, सॉरी हर्ष, देख के क्यों बता रहा है? गलत बात। उसके बाद हाँ, वो टाइप्स ऑफ कौन कौन सी? बिना देखे बता कितने पॉइंट्स हैं? बिना देखे। अब तुम हर्ष हो, इसका मतलब तैयारी जोरों शोरों से नहीं है। The answer has to be very quick, very quick. अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है, आई मीन टू से कि आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग वे में जा रहा है, ठीक है? और मैं बता दूं, EIS इज सच अ सब्जेक्ट कि अगर आप उसको एंड मोमेंट के लिए रखते हैं तो फिर वो आपको एंड मोमेंट के लिए रखना ही पड़ेगा, बस खत्म। सच बता रही हूँ। न्यू सिलेबस कल रात नोटिफाई हो ही गया, पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता, मैं अभी अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ भैया। न्यू सिलेबस अपलोड हो चुका है एंड चलो हो गया, प्रोसेसिंग आ रहा है।
हाँ भाई, न्यू सिलेबस अप्रूव हो चुका है, जितनी हर्डल्स थी वो क्रॉस हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना फटाफट से निकाल लें इस चीज को। आप लोगों ने इतनी, देख मैं एक बात कहती हूँ, सुन। नहीं नहीं, तू सुन सुन। देख, मेरी रोजी रोटी की टेंशन मत ले। मैं तो कमा लूंगी, धमा लूंगी, मुझे टेंशन नहीं है। दूसरी बात, मतलब अभी भी बंदे को मेरी टेंशन है। इतनी टेंशन मेरी परिवार वाले नहीं ले रहे जितनी टेंशन ये ले रहा है। ठीक है। सेकेंडली, देखो मैं आपसे क्या कहती हूँ, आप जो पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें एज अ स्टार परफॉर्मर निकल के आते हो, दैट मीन्स दैट विल बी द एग्जाम्पल। अभी नोटिफिकेशन ये आया है कि न्यू सिलेबस अप्रूव हो गया है, नोटिफिकेशन ये नहीं आया कि एप्लीकेबिलिटी कब से है। So again, there is a question mark on the applicability. Secondly, there is no clearance about the parallel attempts. No clearance. इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। तो स्टिल जो आपने पढ़ना है वही आपने पढ़ना है। और मेरी मत सोचो, अपनी सोचो कि तुमने अगर EIS पढ़ी है ना तो झंडे गाड़ के जाओ EIS के अंदर। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर। क्या मुझे बात बता दे, ईगो भी हट जाएगी, सब हट जाएगा। तो वेट कर लो। हाँ, तुम वेट कर लो अगले टाइम का। नहीं नहीं, कर लो ना, नहीं कर लो। और मेरा मेरा तो कुछ ऐसा सीन है, मैं तो सोच रही हूँ, मैंने कहा यार देखो ये हटी और उसके बाद अपन लोग तो ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें और भी हैं। बट द मेन थिंग इज कि बहुत जो मेरे को सब लोग चिढ़ाते हैं वो इस बात से चिढ़ाते हैं कि सोनाली मैम जो है इतना ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स टीचिंग, शी हैज नेवर थॉट ऑफ हर पर्सनल लाइफ। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि इन्होंने EIS शायद इसीलिए रिमूव किया कि सोनाली मैम अपने पे ध्यान दे दे। तो माई फ्रेंड्स टीज मी लाइक दैट। सो येस, आई विल बी फोकसिंग नाउ ऑन माई पर्सनल लाइफ एंड येस आई वॉन्ट टू गो टू मॉलदीव्स। नो, सो सो अच्छा है, नवंबर तक ही हम लोग इसको पढ़ाएंगे। नवंबर के बाद अगर अटेम्प्ट कंटिन्यू भी रहता है, सो आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 months एंड आई विल बी सेटलिंग माई पर्सनल लाइफ। एंड उसके बाद देखते हैं कि जिंदगी में आगे क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। आई थिंक आई शुड नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन ओवर हेयर, और वक्त पे छोड़ देना चाहिए सब। क्या कहते हो, है ना? हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। तुम लोग तो एंजॉय कर लेते हो, है ना? नहीं नहीं करते क्या? 6 बजे छुट्टी होती तुम्हारी? तो फ्राइडे को तो ऑफ होता है। हाँ, ये तो अभी तुम अगले सैटरडे मेरे को भी बोलोगे। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। नो नो नो, मैंने ऐसा नहीं बोला। बट तुम अगर होशियार हो तो समझदार को इशारा काफी। तो मेरी टेंशन मत लो, वक्त के साथ सब चीजें क्या बोलते हैं, जज्बात सब बदल जाते हैं। यू नेवर नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस हाँ, इतना जानती हूँ कि नवंबर तक इट विल बी द लास्ट एंड ऑफ कोर्स आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में है, तो वहीं तक का साथ रहेगा। उसके बाद अगर क्लासेस रहेंगी भी तो दैट वुड बी द रिकॉर्डेड क्लासेस, नॉट द लाइव वंस। फिर सर्दियां आ जाती हैं। शादी के मुहूर्त नहीं कर, शादी के मुहूर्त आ जाते हैं। चलो आ जाओ। सो टाइप्स ऑफ ऐप हम कर चुके हैं, फ्रंट एंड बैक एंड हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी 3 चीजों की। अकाउंटिंग फ्लो वाला होमवर्क था वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डेटा। बहुत ही आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ आपके बहुत ही काम आने वाला है इन रियल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। बट मैं क्योंकि EIS पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको EIS तक कॉन्स्टेंट रखूं। जिस समंदर में आज हम जाने वाले हैं वो समंदर दूर दूर तक फैला हुआ है, बट मुझे अपनी रेंज उतनी रखनी है जितना कि EIS का रेंज है, ठीक है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा यू अंडरस्टैंड। सो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा. First is master data and second is non-master data.
अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मास्टर एंड नॉन मास्टर डेटा। देखो, क्या ऐसी कोई चीज होती है जब आप अकाउंट्स करते हो, ध्यान से सोचना, अकाउंट्स करते वक्त क्या ऐसी कोई चीज होती है जब आप अकाउंट्स करते हो तो वो ज्यादातर स्टेबल रहती है? से फॉर एग्जाम्पल, याद करो वो बचपन की बातें, जब 11th क्लास में नया नया तुमने अकाउंट सीखा था और उसके बाद जब तुम जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक पहुंचे थे, तो एक एंट्री सबसे पहले, जर्नल एंट्री सबसे पहले वो फिक्स हुआ करती थी। कौन सी? परचेज कौन बोल रहा है बे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। क्या एंट्री हुआ करती थी? है बैंक टू कैपिटल, पक्का? अच्छा, और तुम ये भी याद कर पा रहे हो कि वो जो तुम एंट्री करा करते थे, ऑलमोस्ट अगर कोई कैपिटल ड्यूरिंग द टेन्योर और आगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी तो हद से हद बस एक एंट्री वो जाती थी, वरना उसी लेजर को वहीं बैलेंस करेक्ट डाउन ब्रॉट डाउन करके बंद कर देते थे। क्या इतनी बात सारी याद है? ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि बेसिकली जो मेरा कैपिटल अकाउंट है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि एंट्री है ना के बराबर हो रही है, राइट? ना के बराबर हो रही है। दैट मीन्स कि इस वाले अकाउंट के अंदर फ्रीक्वेंट एंट्रियां नहीं हो रही, फ्रीक्वेंट एंट्रीज नहीं हो रही। ऑन दी कॉन्ट्रेरी मैं कहती हूं मेरे पास है सेल्स का लेजर, सेल्स का अकाउंट। इसमें एंट्रियां कितनी होती थी? याद करो, बहुत सारी। यानी कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ दी अबव, फ्रीक्वेंटली एंट्री बहुत सारी हुआ करती थी। याद है? इतनी बात समझते हो? सो देखना, जहां पर आपका डेटा स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता है या अप्रोक्सीमेटली नियर टू चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। क्या बोलते हैं? मास्टर डेटा। और जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मास्टर डेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब मेरी बात थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। देखो, ये आप लोग जानते हो, आप लोगों ने अकाउंटेंसी खूब अच्छी तरह से पढ़ रखी है, ये आप लोग जानते हो कि देयर हैज टू बी द बाइफर्केशन बिटवीन द मास्टर डेटा एंड द नॉन मास्टर डेटा। व्हाई 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 मैं अगर आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, सो व्हाई डू वी नीड टू बाइफर्केट देम? दो तरीके के डेटा होते हैं, आपने समझ लिया कौन से होते हैं, बट व्हाई डू वी नीड टू बाइफर्केट देम? लेट्स नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दैट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप रटे नहीं, आप समझे कि दो टाइप के डेटा क्यों बनाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोग सभी लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं? अब ये मत बोलना कि आपके बड़े भाई बहन या किसी और से भरवा लेते हो, पक्का खुद भरते हो ना? देखा एग्जाम फॉर्म, देखा है? अच्छा ओके, अब आज ना हम बच्चों का वैसे तो आज पेपर है, बट मैं आप लोगों से आज एग्जाम फॉर्म भरवाती हूँ। ठीक है, चलो लेट्स सपोज ये आपका एक एग्जाम फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका एक एग्जाम फॉर्म है। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, वहां पर आप लॉगिन करने के बाद जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपका नेम आता है वहां पर लिखा हुआ, जो भी आपका नाम है प्री डिफाइंड आता है लिखा हुआ, बोलो हाँ कि ना? आपका CRO NRO जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखा हुआ आता है प्री डिफाइंड, बोलो हाँ कि ना? आई से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आता है, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि लिखी हुई आती हैं। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ अदर डिटेल्स लिखी हुई आती हैं, बट कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कि लिखी हुई नहीं आती हैं, और जिनको कि आप क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। जैसे कि एग्जांपल कि आपने एग्जाम जो देना है वो कौन से ग्रुप का देना है, आप खुद सेलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, या फाउंडेशन आपने देना है, बहुत से एक ड्रॉप डाउन खुलता है, उसमें से आप सिलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा एग्जाम देना है, बोलो हाँ कि ना? यानी कि एक ड्रॉप डाउन खुला, उस ड्रॉप डाउन में से आपने क्या किया? सेलेक्ट किया। एक कुछ हमारे को ये सेल मिलते हैं, ओके, और कुछ ऐसे सेल मिलते हैं जहां पर कि आपको अपना इनपुट लिखना ही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल रीजन तो आप सेलेक्ट करते हो, ड्रॉप डाउन खुलता है, बताओ क्या लिखना होता है? That is for the payment gateway, not for the examination form. हाँ जी, कुछ लिखना होता है? पिन कोड ऊपर एड्रेस में ही आ जाता है। बताओ कुछ लिखना होता है? सोचो, बताओ मुझे, बताओ कुछ लिखना होता है?
पक्का एग्जाम फॉर्म भरा है? हाँ फॉर्म किसी का भी भरा हो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो फॉर्म तो फॉर्म है। मैं मान के चल रही हूँ भरना पड़ता है, मैं मान के चल रही हूँ कोई एक्स वैल्यू जो भरनी पड़ती है, ठीक है। सो हमारे पास में, अरे क्या है, अरे मेरे को एग्जाम फॉर्म थोड़ी भरवाना है, मेरे को तुमको पढ़ाना है। सुनो इधर आओ। सो देखो हमारे पास में तीन तरीके की चीजें हुई। ये चीजें जो कि प्री फील्ड आई, कुछ ये चीजें जहां पर कि ड्रॉप डाउन खुला, और कुछ ये चीजें जो कि आपको भरने के लिए बोली गई, ठीक है। मैं आप बोल रहे थे कि मैम आप बता दो। जैसे एग्जाम्पल कोई एग्जम्पशन क्लेम होती है तो आप टिक मार्क करते एग्जम्पशन क्लेम, फिर वहां पे आपको मार्क्स लिखने होते हैं, ठीक है। हाँ तो अरे तभी तो मैंने आपको डांटा नहीं, कुछ कहा मैंने आपको, बताओ कहा, वरना मैं डांटती, बताओ। मैं डांटती नहीं हूँ, ये पहले इंसान हो तुम जो ये कह रहे हो कि मैं डांटती नहीं हूँ। क्या सुनाई नहीं दिया मेरे को? मैं पीछे खड़ा कर देती हूँ, शुक्र करो पीछे ही खड़ा करती हूँ। I am standing over here, so I am bounded. अदरवाइज तो मेरा अगर हुक्म चले, मेरा राज अगर चले तो क्या ही हो जाए। बात एक्चुअली बेटा ये है कि मैं ना अपने बच्चों का ना मतलब रिजल्ट जो है ना नेगेटिव बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मेरे को ना चुल होती है लिटरली, एंड मैं चुल के कारण ना मतलब मैं रह नहीं पाती, मेरे को दिक्कत ही है। बस मेरे को ये होता है कि मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ना, डेडिकेटेड अगर हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो वो टोटली डेडिकेटेड हो, मतलब देयर हैज टू बी द डेडिकेशन एंड दैट शुड कम फ्रॉम देयर हार्ट। एंड मैं ये जानती हूँ कि इन दिस प्रोफेशन ना स्टूडेंट्स दे लैक the concentration because they are having no mentor, they are having teachers, they are having the coaches, but they are not having the mentor, like एक ऐसा मेंटोर जहां पर कि लाइक कोई बड़ा आपको मिले, कोई बड़ी बहन के रूप में या बड़ा भाई के रूप में मिले या मम्मी के रूप में मिले, जो आपके ऊपर डंडा रखे आपको बता दे क्या सही है क्या गलत है। वो जो एक मेंटोरशिप है ना, वो एक एब्सेंट होती है बच्चों के बीच। एंड जितने बच्चे सीए इंटरमीडिएट के अंदर लेवल के अंदर होते हैं ना, मुझे लगता है कि इस लेवल पे सबसे ज्यादा वो मेंटोरशिप की जरूरत है, क्योंकि आप ही हो जो रॉन्ग ट्रैक पे जा सकते हो, आप ही हो जिनको अभी वैल्यू भी नहीं पता कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। तो आप लोगों के लिए मेंटोरशिप इज हाईली इंपॉर्टेंट। यू कैन फाइंड टीचर्स ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड कोचेस एवरीवेयर, बट मेंटोर्स आर रियली इसेंशियल, जो कि आपको हर चीज के लिए गाइड करे। मैं आपको बार बार ही बोलती हूँ कि आप जब क्लास में लेट आते हैं आप खड़े हो जाइए, क्यों? मैं आपको एडिकेट सिखा रही हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी यूजेबल, आई वॉन्ट यू पीपल कि आपको सब जो लाइक करे, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नॉलेज होनी चाहिए, आप एक ऑलराउंडर की तरीके से खड़े हो। लाइक मेरे को प्राउड फील होता है, मैं कहती हूँ हाँ ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, इट शुड बी लाइक दैट। तो आई फील कि देयर हैज टू बी अ काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड मी एंड एज वेल एज अ स्टूडेंट कि हम दोनों को मिला के कुछ बनना है। फर्दर जब भी किसी से बात चलती है, कभी किसी से बात चलती है तो हम समझ जाओ, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन भी हो रही होगी ना, तो आधे घंटे की इस कॉन्वर्सेशन में एक सेंटेंस तो आ ही जाएगा, मेरे बच्चे तो बड़ा ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं। एंड द अदर पर्सन आउट ऑन द अदर हैंड विल से तुम्हारे बच्चे। मैं कहा यस आई एक्चुअली गिव द टाइटल ऑफ हाँ मेरे बच्चे टू द स्टूडेंट्स आई टीच। सो मेरे बच्चे वाली फीलिंग जो है ना, वो मेरे बच्चे यानी कि मेरा सच में मेरे जो यंगर सिबलिंग्स हैं, आई डिड नॉट मेक दिस थिंग कि हाँ नहीं मैं स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं और नहीं मेरे सामने मेरे यंगर सिबलिंग्स हैं, मेरा पूरा हक है इनके ऊपर, ये मैं इनको नचा सकती हूँ, बट हाँ मैं जो भी करूँ इनका रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है। दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम। एंड मैं मेरे को बताती हूँ, आई हैव अ यंगर ब्रदर हु इज दिस ईयर बॉर्न, ठीक है। सो आप लोग कितने 80 के आसपास के होंगे एज ग्रुप के। सो ये मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे लाइक इतने साल छोटा है और इसका ईयर जो है वो ये है। सो मैं तो आप सभी के अंदर अपने छोटा भाई बहन को ही खोजती हूँ, उसी प्रकार से डांटती हूँ और उसी प्रकार से सिखाती हूँ। ये भी मुझसे दूरी भागता है कि जब देखो दीदी पढ़ने को बोलती रहती है, जब देखो दीदी ये बोलती है कि ये करो वो करो। अभी तो वो टाइम गया जब मैं उसको बोलती थी कि भैया टॉप कर ले। अब तो ये होता है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके देती हूँ तो बस पास ही हो जा। इट्स लाइक दैट। सो नहीं, ही इज डूइंग BCA।
bachelor's in computer applications, and they thereafter he'll be doing MCA. So as he was into the CLAT. You understand CLAT? This is the entrance exam for the law. So he cracked the CLAT examination under my guidance. So पूरा CLAT ही मैंने उसको पढ़ाया था, and he cracked the Symbiosis one. So Symbiosis is the topmost university for doing law. तो उसका नाम आ चुका था. But looking forward to the upcoming industry. So we decided कि हम इसको computer applications के through लेके जाएंगे together with his own interest. उसका भी interest नहीं था because law के अंदर we have this surrounded subjects, like he has to study a bit of political science, he has to study the constitution's law, etc. So he came to me and he said कि दीदी, this is not my cup of tea, I'm not going to study the constitution of India, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे मेरे rights और duties सब मिल रहे हैं, so मुझे नहीं पढ़ना है. I want to do something which is more interesting, more towards the coding stuff, more towards the thing जो कि आगे industry में demanding होगी. And IT is something which I believe is the demanding right now. So आज इसकी डिमांड इंडिया में भी है, आउटसाइड इंडिया भी है, सब जगह इसकी डिमांड है. इवन इफ यू पीपल क्रैक योर CA एग्जामिनेशन, आई विल एडवाइज यू पीपल टू गो विद IT बेस, जिससे कि अगर मान लो किसी को नॉर्मल पैकेज अगर 9-10 लाख का मिल रहा है और अगर आपका IT स्ट्रांग है, यही पैकेज आपका 15 का हो जाएगा, यही पैकेज 15 का हो जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द IT बेस. So IT is somehow which I think in my perception is of so importance. Okay. ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाती हूँ तो इसीलिए, बट ये है. आप खुद ही देखो, आप अगर इतने होशियार हो तो आप खुद देखो, आपके पास EIS and SM है, ठीक है, आपको SM के मल्टीपल टीचर्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर. EIS एक्सक्लूसिवली जो पढ़ा दे अच्छे से वो बहुत कम होंगे, रेशियो बहुत कम है. SM हर कोई बढ़ा देगा क्योंकि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है, चला आ रहा है, बट EIS रिक्वायर्स अ टेक्निकल नॉलेज, राइट. तो जब जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी उसी के लिए ही बात की जाएगी आगे. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ गो टुवर्ड्स द IT सेक्टर, गो टुवर्ड्स द इंग्लिश. इवन गुड इंग्लिश ऑल्सो मेक्स यू पीपल यूजेबल. चलो वापिस आ जाओ अपने एग्जाम फॉर्म के अंदर. भर लिया एग्जामिनेशन फॉर्म, चलो अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने यहाँ पर, हाँ जी, आपने यहाँ पर अपना एग्जाम भरा, जैसे पर आपने CA फाउंडेशन लिखा, अब आप CA इंटर का भरेंगे, ठीक है. तो मैं मान लो मैं ना कुछ एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल, कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है पीछे से, मुझे बताएंगे क्या हुआ. हाँ जी, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. लेट्स सपोज हर्ष से मैंने बोला, हर्ष अगर ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन ना खुलता तो हम देखते अगर इस ड्रॉप डाउन की जगह इस फील्ड की तरह यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे दिया होता और इसको अपना आंसर लिखना होता. तो एग्जाम सेंटर भर रहा है ये, या फिर ये जो है ये भर रहा है कि कौन सा एग्जाम देगा, ठीक है. लेट्स सपोज इसने बोला कि मैम मैं CA इंटर का बोथ ग्रुप्स दूंगा, ठीक है, बोथ ग्रुप्स दूंगा. इसने ये लिखा यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, ठीक है. मैंने इससे पूछा, बच्चा नेम सृष्टि, मैंने सृष्टि से पूछा, सृष्टि ने बोला ठीक है मैम मैं भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देती हूँ. इसने लिखा मैम मैं CA इंटरमीडिएट, लड़की है भाई, पूरा लिखेगी, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, इसने ये लिखा, ठीक है. उसके बाद मैं आई वंश के पास, वंश ने भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, कहता ये तो कर ही रहे हैं तो पता ही होगा ऐसे ही को इंटर, उसके बाद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. भाई वंश गलत थोड़ी है, बात तो सही है. उसके बाद आयुष कहता मैं तो अपना एग्जाम फॉर्म भरूंगा ही नहीं. व्हाट्स हिज नेम? सचिन ही मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा. अब सचिन कह रहा है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सचिन, आयुष एंड सचिन, दोनों जन सेम ही भरेंगे ना फिर तो, बोलो हाँ के ना. सो ये लिखते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप 1 रोमन्स में एंड 2, नॉट ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड 2. ऐसे करके डिफरेंट एंट्रीज आप लोग करोगे. क्या ये सारी एंट्रीज ठीक है? अगर देखा जाए किसी को बोथ ग्रुप्स देने हैं, सारी एंट्रीज ठीक है. ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा टेक्निकल जाऊंगी मैं. होता क्या है यूजुअली, ये सारी की सारी एंट्रीज जो है ना ICAI के सर्वर पे जाएंगी.
ठीक है। अब आईसीआई का सर्वर जो है बेटा, वो हमारी तरह इंटेलिजेंट तो है नहीं कि वो ये समझ जाए कि ये जो चीज आपने लिखी है सारी की सारी सेम है। आईसीआई के सर्वर के लिए तो भैया ये काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। उसके लिए तो ये क्या है, एक वैल्यू आपने ये दी थी, दिस द फर्स्ट वैल्यू, दिस द सेकंड वैल्यू, दिस द थर्ड वैल्यू, दिस द फोर्थ वैल्यू। वो उसके लिए 4 अलग अलग प्रकार की वैल्यूज हो गई। और अगर मैं बोलूं यहाँ बेटे सारे बच्चों ने फॉर्म भरा और ले दे के हमारे पास लेट सपोज 10 तरीके की वैल्यूज आ गई, तो सर्वर जो है वो 10 अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करेगा। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं ये चीज सही है कि नहीं है? 10 तरह की वैल्यूज तो नहीं है, ये एक ही तरीके की वैल्यूज हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो डिस्क्रिपेंसी हो रखी है ना, और जो एक कंफ्यूजन होके रखा है ना, इस कंफ्यूजन को क्या कर दूं, मिटिगेट कर दूं, खत्म कर दूं मैं इस कंफ्यूजन को। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा देखो ये जो डेटा है ना, इस डेटा के अंदर कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक काम करती हूँ, मैं इस नॉन मास्टर डेटा को, जो कि वेरी वेरी वेरिएबल है, इट वेरिएट्स with the people, it variates with the people, मैं क्या करती हूँ, इस नॉन मास्टर को मास्टर बना देती हूँ। कैसे? सिर्फ उनको 6 फील्ड दूंगी, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, सीए फाइनल ग्रुप 1, ऐसे करके मैं सारी सिर्फ ये फील्ड्स दूंगी, ठीक है। और बच्चे को इसी में से क्या करना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक नॉन मास्टर डेटा को क्या कर दिया, मास्टर कर दिया। अब आप सोचो, अब जो है सर्वर कंफ्यूज नहीं होगा। बात समझ आई? तो नाउ कभी भी कोई भी चीज को अगर हम मास्टर के रूप में ले जाएंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप उसको बोलो कि नहीं मैं तो रोमन की जगह ना ये 1 2 3 ये वाला भरूंगा, तो नहीं, जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है आपको उसी में से क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको अगर पता हो तो दिल्ली के ना इतने सारे सेंटर होते हैं, जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो 7 से 8 सेंटर होते हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, पता है आपको, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं दिल्ली के। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर्स लिखे हुए हैं दिल्ली के। बच्चा कहे नहीं मेरा तो कहीं कवर ही नहीं हुआ, मेरा 9th और लगाओ, कर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमने जैसे उस फील्ड को फिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया, परमानेंसी कर दी। नाउ इट कांट बी चेंज्ड, इट कांट बी चेंज्ड। So that is why we need to have 2 types of data. First is non-master data, that means variable kind of data, and second is that is a fixed data. As same as you have fixed cost and variable cost. अच्छा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल देने का पीछे मेरा रीजन ये था कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि फिक्स कॉस्ट अप टू एन एक्सटेंट फिक्स रहती है, उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली मास्टर डेटा के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, बट उसके अंदर चेंजेस उतने नहीं होते जितने कि नॉन मास्टर के अंदर होते हैं। एक एंट्रियों का लेवल सेल्स के लेजर में कंपेयर करें कैपिटल के लेजर से तो बहुत ज्यादा होती है। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, अच्छा तो अब आप मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मुझे सोच के बताना कि यार इसके अंदर क्या मास्टर और क्या नॉन मास्टर है। डन है? ठीक है। सो आप मुझे बताने वाले हैं परचेज, पक्का पक्का पक्का? अब जो पूछने वाली हूं थोड़ा डिफिकल्ट है, पूछ लू। एम्प्लॉई सैलरी अकाउंट, ओके रेज योर हैंड फॉर नॉन मास्टर। अही बोलना तो मुझे नॉन मास्टर था, अभी रेज योर हैंड के चक्कर में तुमने मास्टर कर दिया। अच्छा रेज योर हैंड फॉर मास्टर। भाई तुम बीच के आंसर, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, ईदर इट इज मास्टर और नॉन मास्टर। सोचो, क्या आपने सोचना है विद इन एन ईयर, क्या विद इन एन ईयर एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं? हाँ, हर मंथ जा रही है ट्रांजैक्शन, वो कह रहे हैं मैम हर मंथ जा रही है, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंटली में हो गया इस। हाँ
अब वो फिक्स हो गई, वो कह रहे फ्रीक्वेंटली, वो कह रहे फिक्स हो गया। तो इसका मतलब, ये एक आपके ओपिनियन बेस्ड आंसर हो गया, ये तो कंट्रोवर्सी है। चलो मैं बताती हूँ आपको, देखो एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट में दो चीज देखेंगे। अगर मैं बोलूंगी जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यस यू डू नॉट लुक इनटू द नोट्स, जब एम्प्लॉय एंटर किया होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट सपोज हर्ष इज द एम्प्लॉय, वो एंटर किया तो हर्ष का नया अकाउंट खुल गया। वो जो नया लेजर खोलोगे दैट इज अ मास्टर लेजर, इजंट इट? यस और नो? यस और नो? अब हर्ष के अकाउंट में एंट्रियां होंगी, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैम हर मंथ सैलरी जाएगी, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, कंपेयर करो इस हर्ष के अकाउंट की सैलरी अकाउंट, अगेन हर्ष के अकाउंट का सैलरी अकाउंट वर्सेस सेल्स का अकाउंट, करो कंपेयर। बात समझ आई? ओके, थोड़ा सा और मतलब इजी ले रही हूँ, डिफिकल्ट पे एकदम आ गई थी, इजी लेती हूँ। यू हैव हर्ड अबाउट जीएसटी अलॉट, इजंट इट? लेट सपोज मैं कोई सामान परचेस करके लेके आई, ठीक है, और सामान परचेस करूं तो जीएसटी लेवी हो रखा होगा जी। अब मैं इसकी एंट्री करूंगी, अगर मैं इसकी एंट्री करती हूं तो मुझे बताओ जो जीएसटी का अकाउंट है, जो जीएसटी का रेट मैंने लगाया 18%, तो मैंने जीएसटी का अकाउंट क्रिएट किया होगा 18% पे, तो ये मास्टर है नॉन मास्टर है? बताओ, पक्का नॉन मास्टर है, क्यों? हाँ बताओ बताओ। ओके, सो इन्हीं दोनों चीजों में आपको क्या हो रही है? कंफ्यूजन हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रिएशन ऑफ लेजर, क्रिएशन ऑफ लेजर, ना ऐसा लेजर विच इज बीइंग यूज्ड throughout the time period and doesn't have many transactions come under the head of master data. Now any ledger which is being created and used throughout the year and has so many transactions comes under the head of the non-master data. I always will say you, always compare every ledger with the sales ledger and you will get a very good answer. Even if you are having MCQ in your hand, अगर आप उसको हर एक को ना सेल के लेजर से कंपेयर कर लोगे या परचेस के लेजर से कंपेयर कर लोगे, you will get the answer of it. ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैम एंट्रियां हो रही हैं 12 महीने की 12 एंट्रियां हो रही हैं, मैं आपसे कहती हूँ 12 महीने 12 एंट्रियां हो रही हैं, अगर हर्ष का पैकेज लेट सपोज 12 लाख का है, सो हर महीने 1-1 लाख रुपए जाएगा बस, हर साल के एंड में 12 लाख ही होगा। सॉर्ट ऑफ मास्टर डेटा, क्या ये अपनी सैलरी को वेरिएबली चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। बात समझ आई? वेरिएबली जिस प्रोपोर्शन में इसको सैलरी मिलती है वो चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ इसकी सैलरी कैलकुलेट वैसे होगी एज पर दी जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सो दैट कम्स टू द मास्टर डेटा। बट सेल्स की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो? नहीं, हम तो जी 1000 रुपए की एंट्री करते तो 1000 रुपए की डालेंगे, कर सकते हो फिक्स? नहीं। परचेस की एंट्री कर सकते हो? नहीं। चलो एक इजी वाला पूछती हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप मुझे बता दोगे। मैंने अपने यहाँ पर एक बिल्डिंग परचेस करी, बिल्डिंग आप सही आंसर आ गया, कि रोजाना तो बिल्डिंग परचेस नहीं करते हैं, राइट? चलो सो अब एग्जाम में आप क्या ध्यान रखेंगे? सेल्स वाला लेजर जो है ध्यान रखेंगे और उसी के बेसिस पे सारे के सारे आंसर सॉल्व करेंगे। आ जाइए अपने कॉपीज पर, नोट्स पर। ओके, so we have two types of data, master data and non-master data. So master data में क्या बोला? It is relatively permanent data. Okay, permanent data बोलता मैं बात मान लेती, इसने क्या शब्द बोला बेटा? इसको मार्क करो important. रिलेटिवली, ये जो शब्द है ना बेटा, ये शब्द आपका एसएम में भी काफी इस्तेमाल आता है और ये शब्द आपका ईआईएस में भी काफी इस्तेमाल आता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या मैं मास्टर डेटा को कभी चेंज ही नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ, बट आई एम ऑलवेज सेइंग दैट मास्टर डेटा इन कंपैरिजन टू द नॉन मास्टर डजंट चेंज फ्रीक्वेंटली। सो इन कंपैरिजन टू, दैट मीन्स रिलेटिवली। Okay, have you been taught with the chapter number 5 of strategic management? No. Okay, so देखो
आपको एसएम का चैप्टर नंबर 5 छोड़ दो साइड में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके पास, आप हमेशा सोचते हो कि यार हम ना चीजें सस्ते पे ले लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज आयुष, राइट। सो आयुष मेरे पास आया कि मैम मेरे को ना बहुत प्यास लगी है, मैं पानी की बोतल लेने जाऊँ। मैं कहा जा। आयुष बाहर गया पानी की बोतल लेने के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया पानी की बोतल दे दो। उसने बोला ले लो भैया, ये ली 20 रुपए की बिस्लरी बोतल, ठीक है। इसने ले ली, पानी पी लिया। अब सेकेंड इंस्टेंस ये गया और उसने बोला कि भैया पानी की बोतल दे दो, और उसने जो है इसको दिया कोई 25-30 रुपीज वाला कोई ब्रांड था वो दे दिया, या फिर बिस्लरी का ही माउंटेन वाटर दे दिया जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 40-50 रुपीज, ठीक है। अभी कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, पानी तो पीना है, साला पानी माउंटेन का पानी हो, किसका ही पानी, पानी तो पानी है भैया, हम पानी पी के प्यास बुझानी है हमें, तो हमें कुछ भी दे। और वो कहता है, और ये कहता है भैया मेरे को बिस्लरी चाहिए नहीं, कोई लोकल ब्रांड है तो वो भी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिस्लरी का टिस्लरी दे दो आप मेरे को, मैं टिस्लरी पीने को रेडी हूं, मुझे तो पैकेज वाटर चाहिए, ठीक है। सो ये ऐसे लोग हैं जो कि ब्रांड की परवाह नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कैसी क्या चीज है, कॉस्ट इज द क्राइटेरिया, ठीक है। कॉस्ट इज द क्राइटेरिया। अब आपका नाम क्या था, सृष्टि। अब सृष्टि पानी की बोतल लेने के लिए जाती है, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। शील नॉट से कि मेरे को टिस्लरी दे दो भाई, नहीं, बिस्लरी मांगी थी ना भैया, बिस्लरी देना। तो बोलेगा टिस्लरी जो है वो 10 रुपए की है, बिस्लरी 20 रुपए की है। कहते आई एम ओके विद बिस्लरी, मैं एक्स्ट्रा देने को राजी हूं, बट मुझे ब्रांड से मतलब है, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने को राजी हूं, ठीक है। तो अब भैया कहते अगर ऐसी बात है, ऐसा ग्राहक आज हमारी दुकान पे आया, तो फिर एक काम करते हैं, हम वो जो विराट कोहली का जो काला पानी है ना वो देते हैं हम। मैम सब 200 रुपए की बोतल है। कहता मुंह पे फेंक के मारूंगी, 200 रुपए की बोतल लुटना थोड़ी है मुझे। मैंने बात मान ली कि ठीक है मैं खर्च करने को राजी हूं, माना कि मेरे पास पैसा है, बट इतना थोड़ी ना कि अंधाधुन कि मैं काला पानी खरीदना शुरू कर दूंगी। सो मैं ये कह सकती हूं दैट शी इज द वन जो कि रिलेटिवली खर्च करने को राजी है। रिलेटिवली, अभी वर्ड समझ में आया, रिलेटिवली, यानी कि जैसे मैं किसी के आगे वर्ड लगाती हूँ रिलेटिवली, दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू, और इसका दायरा उसके अराउंड ही रहता है। तो मास्टर डेटा के अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली परमानेंट डेटा, यानी कि इन कंपैरिजन टू नॉन मास्टर ये परमानेंट रहता है। बट क्या हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। रोज रोज इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या एम्प्लॉय की सैलरी की वैल्यू, अकाउंट में जो वैल्यू रोज रोज चेंज होगी, रोज रोज इसको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। इट मीन्स इट मे चेंज बट नॉट अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बिफोर वी गोइंग टू द टाइप्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस पे क्या लिखा है, नॉन मास्टर डेटा। सो देखो क्या लिखा है, इट इज नॉन परमानेंट इन नेचर, एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, डेटा इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल दी ट्रांजैक्शन। कभी सेल का प्राइस वैल्यू जो होगा वो 1000 होगा, कभी 1 लाख होगा, इट डिपेंड्स ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। जबकि सैलरी वाले अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली द सैलरी वुड बी फिक्स्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन डेटा। एमसीक्यू मार्क करेंगे कि नॉन मास्टर डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ट्रांजैक्शन डेटा। इज दैट क्लियर? चलो, सो बताओ ऐसा कौन सा डेटा है जो चेंज नहीं होता? गलत जवाब। ऐसा कौन सा डेटा है जो रिलेटिवली चेंज नहीं होता? मास्टर डेटा, ठीक है। ऐसा कौन सा डेटा है जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती? ऐसा कौन सा डेटा है जिसका दूसरा नाम ट्रांजैक्शन डेटा है? अपने को अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। अच्छा, टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा तो मैम गिवन है, टाइप्स ऑफ नॉन मास्टर तो गिवन ही नहीं है भाई। जिसका कोई दीन नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, उसके बारे में क्या पढ़ टाइप्स? जब फिक्स है ही नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। देयर आर नो टाइप्स ऑफ नॉन मास्टर डेटा। जो फिक्स है उसी के बारे में पढ़ सकते हैं, दैट इट इज फिक्स, एंड वी हैव दीज टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। आइए पढ़ लेते हैं। सो हमारे पास में मास्टर डेटा के 4 टाइप्स हैं। निमोनिक है सीपा, SIPA, सीपा। S से स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, I से इन्वेंट्री मास्टर डेटा, P से पेरोल मास्टर डेटा, एंड A से अकाउंटिंग मास्टर डेटा। सबसे पहले हम आते हैं बेटा P से, हर्ष के ऊपर आते हैं। P से पेरोल मास्टर डेटा। आप लोगों ने साबित कर दिया अभी कि अभी दैट पेरोल और सैलरी इज द मास्टर डेटा। वही चीजें लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, इस पेज के ऊपर जाओ। कहता है पेरोल मास्टर डेटा इज दैट डेटा इज अ सिस्टम फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द
employees and it is going to be the constant. Example, name of the employee, salary structure. अब हर्ष की जगह फर्श तो नहीं हो सकता, एक बार नाम क्रिएट कर दिया लेजर के, it has to be the constant one. Yes sir, no? And the salary structure, as I mentioned कि रोज रोज तो हर्ष को प्रमोशन नहीं मिलेंगे, the salary structure would be the master one, isn't it? बोलो हाँ कि ना? ओके अच्छा, आपकी क्लास में जो आपका टाइम टेबल है, मान लो मेरी क्लास की बात नहीं करो, द क्लास इज गोइंग टू हैपन ऑन वेडनेसडे एंड संडे, इज दैट फिक्स्ड? इज दैट मास्टर? यस, इट इज मास्टर. बट क्या वो इतना परमानेंट है कि चेंज नहीं हो सकता? नहीं, तो इट इज मास्टर. Secondly, the kind of the topics we cover, they are variable in nature. आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, कल हम कुछ पढ़ रहे हैं. कितना सिंपल था. ओके, तो वी हैव द निमोनिक एज सी पा. पी से क्या आता है बेटा? पेरोल. पेरोल यानी सैलरी वाला, पेरोल यानी कि सैलरी वाला, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज की जो रिकॉर्डिंग होती है, सैलरी को कितनी मिलेगी वो हम देते हैं. इस पूरे क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन पे आप ओएल लिख सकते हैं, यानी कि टाइप्स पर ओएल लिख सकते हैं. हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग लगाएंगे, बट जितने एग्जाम्पल्स हैं वो एज इट इज होने चाहिए. एग्जाम्पल्स एज इट इज, तो लिख लो. कंटेंट आप ओन लैंग्वेज में दे सकते हो, बट एग्जाम्पल आप एज इट इज देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा था जीएसटी 18%, याद है? एक काम करते हैं, नहीं आज से ना 18 नहीं, आज 17%, नहीं 12%, 0%. नहीं, आज मैंने एक क्लोथिंग ली, मैंने कहा नहीं मैं तो उस पर 27% लगाऊंगी. नहीं तो मतलब ये किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. ओ, तो इसको चेंज करने का राइट मेरे पास नहीं है, किसके पास है? तो मेरे लिए क्या हो गया ये? ओ शिट. रिलेटेड टू द स्टैट्यूट ऑफ द लॉ, एग्जांपल जीएसटी, टीडीएस. आपको पता है एम्प्लॉय की सैलरी पे 10% एग्जांपल टीडीएस में काट रही हूँ, तो 10% इज कांस्टेंट वन. नो, आई कांट चेंज अंटिल एंड अनलेस द लॉ चेंजेस बाय इटसेल्फ. This also remains relatively permanent till the time government make any changes. सबके एग्जाम्पल्स आप एज इट इज रखेंगे, बाकी कॉन्टेंट आप अपने थ्रू बना सकते हैं, जो आपकी मन करे वो आप लिख सकते हैं. तो वी हैव द निमोनिक कॉल्ड एज सीपा, जिसमें से हमने क्या किया, एस और पी कर लिया. पी स्टैंड्स फॉर पेरोल और एस स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. पेरोल का एग्जाम्पल क्या दोगे? सैलरी. और स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा का एग्जाम्पल जीएसटी, टीडीएस. ओके, प्रीवियस पे आ जाओ. सीपा में नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मास्टर डेटा. आ जाओ. मान लो ध्यान से सुनना मेरी एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है? तो मैं पैंट बेच रही हूँ, पैंट फिक्स्ड हो गया. मैं शर्ट बेच रही हूँ, शर्ट फिक्स हो गया. मैं साड़ी बेच रही हूँ, साड़ी फिक्स हो गया. बोलो हाँ कि ना? एक मेडिकल की दुकान है, ठीक है? वो सिरप्स बेचेगा, कुछ दवाइयां टैबलेट्स बेचेगा, कुछ और भी ड्रग्स बेचेगा. मतलब क्या कोई चीज फिक्स्ड है? यस. कौन सी बेचेगा वो फिक्स नहीं है. एग्जाम्पल टैबलेट्स जो है वो तो फिक्स है वर्ड, बट टैबलेट क्रोसिंग की बेचेगा कि पैरासिटामोल की बेचेगा वो डिफरेंट है कि नहीं है. बट टैबलेट तो फिक्स हो गया, यानी कि द काइंड ऑफ इन्वेंट्री ही वुड बी हैविंग दैट इज फिक्स्ड. अब मेडिकल शॉप वाला कपड़े तो नहीं रखेगा, और कपड़े वाला मेडिकल की टैबलेट की इन्वेंट्री क्रिएट नहीं करेगा. बोलो हाँ कि ना? सो जो आप इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हो, टाइप ऑफ इन्वेंट्री दैट इज फिक्स्ड और नॉट. यहां पर अगर मान लो आप खोलते हो मेडिकल की दुकान, तो मेडिकल की दुकान के अंदर आप कपड़ों का इन्वेंटरी स्टॉक तो कभी नहीं रखोगे ना. तो क्या वो मेडिकल की जो आप इन्वेंटरी क्रिएट कर रहे हो वो फिक्स रहेगी? हाँ. बट उसके अंदर टैबलेट्स क्या हो सकती है? अदल बदल हो सकती है, प्लस माइनस हो सकती है. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बंदा सब कुछ चेंज ही कर दे. अगर चेंज करता है तो दैट विल बी चेंज इन द बिजनेस. इसको सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो इट इंक्लूड्स द स्टॉक आइटम, यानी कि स्टॉक का जो आइटम है ना दैट वुड बी फिक्स. एक आप लोगों ने चश्मे पहने हैं, चश्मे वाले की दुकान पे इन्वेंट्री क्या होगी? चश्मा, लेंस, सब वही फिक्स है ना. अब एक कपड़ा तो नहीं रखेगा अपने स्टॉक के अंदर. इज दैट क्लियर? Inventory voucher types. For example, for a person running a medical shop, all types of medicines shall be considered as the inventory or the stock items. Is that clear? So इन्वेंट्री का आप एग्जाम्पल क्या रखेंगे? मेडिकल शॉप. या फिर आप एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं? क्लोथिंग शॉप. जो उसने क्रिएट कर दिया वही हमेशा क्रिएटेड रहेगा. अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग मास्टर डेटा. अकाउंटिंग मास्टर डेटा के अंदर यानी कि अकाउंट्स में भी कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कि आपका कैपिटल लेजर एक बार क्रिएट कर लिया, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली. इजंट इट? बोलो हाँ कि ना? ओके, so we are done with this answer. The mnemonic is
सीपा, एस से स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, आई से इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पी से पेरोल मास्टर डेटा, ए से अकाउंटिंग मास्टर डेटा. स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा का एग्जाम्पल इन्वेंट्री. पी से क्या होता है? एग्जाम्पल. ए से सो अकाउंटिंग इधर क्या एग्जाम्पल है? कैपिटल लेजर इज द फिक्स्ड वन. ये एग्जाम्पल के ऊपर फोकस ही कर रहे हो बिकॉज सेम एग्जाम्पल आपके स्टडी मैट के अंदर गिवन है. तो अगर आप उसको एग्जाम्पल सेम दे दोगे, बाकी हेडिंग आपने सेम दे दी, तो अंदर कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे. इज दैट क्लियर? सो बताओ कितने टाइप के डेटा? अरे 2. मैं पूछू कितने टाइप के मास्टर डेटा, तो 4 आएगा. कितने टाइप के डेटा? 2. पहला मास्टर, नॉन मास्टर. नॉन मास्टर का दूसरा नाम? अच्छा. और ट्रांजैक्शन के बच्चे हैं आगे? नहीं. किसके बच्चे हैं? मास्टर. कितने बच्चे हैं? बच्चों का नाम बताओ. पहला एस से, आई से, पी से, ए से. अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ. आओ बस स्क्रीन पे देखना, मैं आपको दिखा रही हूँ. आपको याद है वो आरबीएसई फुल फॉर्म बताओ? आपको याद है रेल बेस एक्सेस कंट्रोल के अंदर इसमें हमने यहाँ पे एक्सेस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एक्सेस. और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द टाइप्स ऑफ एक्सेस टू बी अलाउड और डिसअलाउड फॉर मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा एंड द रिपोर्ट्स. तो मास्टर डेटा जो आपने अभी पढ़ा वही मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन यानी कि नॉन मास्टर डेटा. अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स की भी. डेटा से क्या बनती है? रिपोर्ट्स. आपने अगर कोई एंट्री डाली, टैली के अंदर कोई एंट्री डाली, दैट इज अ डेटा, राइट? एंड निकल के बाहर क्या आएगी? रिपोर्ट. एग्जाम्पल से फाइनेंशियल रिपोर्ट, से कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर ऑल दी रिपोर्ट्स. सो एक्सेस क्रिएशन की, ऑल्टर की, व्यू की, प्रिंट की किसके लिए अलाउ या डिसअलाउ होती है? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा और रिपोर्ट्स. हो गया. अब बच्चा क्या करता है, 4 टाइप की एक्सेस तो लिख देगा, बट वो 4 टाइप की एक्सेस मिली किसके लिए है या डिसअलाउड किसके लिए हुई है, ये लिखना भूल जाता है पोर्शन. बात समझ आई? अब आप तो नहीं भूलोगे. बोलो कितने टाइप की एक्सेस? 4 टाइप की. और अलाउ या डिसअलाउ किसके लिए की जाती है? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा एंड रिपोर्ट्स. इज इट क्लियर? चलो धीरेन को बोल दो एसी ऑन कर देगा. आधा घंटा पूरा हो गया. जब बोल के आज एसी ऑन कर देंगे. कुछ राहत मिली आगे वालों को. पी लो पानी, पी लो तुम लोग. ओके. सो टाइप्स ऑफ डेटा कितने? 2. नेक्स्ट इज आवर वाउचर. वाउचर. नाउ वाउचर को पढ़ने के लिए ना अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटरली बोल रही, थोड़ा सा जाना पड़ेगा टैली के अंदर. क्योंकि ये जो चीज है ना, अब मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं कराना चाहती कि मैं आपको रटवा दूं. थोड़ा बहुत तो हमने मास्टर नॉट मास्टर में भी एक सिर्फ थ्योरेटिकली देखा, तो प्रैक्टिकली भी देख लेते चीजें. हाँ 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगी, ठीक है? कौन हैंग हो जाता है? सिस्टम. पता है मुझे, तभी चलाया मैंने. तुम्हारे लिए थोड़ी चलाया मैंने. हाँ चला दिया, ठीक है. अभी तो ये एसएसएम का जो पेपर होएगा इसमें चलेगा नहीं क्या ये? नो कंपनीज ऑन द डेस्क. एक तो हमें आदत है माउस की, ओ सॉरी कीबोर्ड की. आपको पता है ईएसएसएम का एग्जाम कब है? 16.
16 तारीख को। इसमें माओ से रैश नहीं हो सकता क्या? भैया को आने में डर लगता है। आओ कभी हवेली पे। So there was a teacher who was a math teacher and he used to say not the point, pint. Pint. And सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब पाइंट कर करके हमारा पूरा 9-10 निकल गया, पाइंट 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 सुन के। और जब बाद में जब बड़े हुए, जब कैफे में गए तो असली मालूम पड़ा कि पाइंट का मतलब क्या होता है। तो वो टीचर पूरे 9-10 क्या कर रहे थे, पाइंट 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 पाइंट। ओके अरे यार फिर से तो बड़ी दिक्कत है यार, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करना पड़ेगा। ये तो प्रोजेक्टर पे शेयर करते चलता ही नहीं है। करती हूँ पॉज। यहाँ पे देखो, हाँ दिख गया, सुनो मेरी बात ध्यान से। इधर देखो, क्या दिख रहा है आपको? लेजर क्रिएशन। क्या दिख रहा है ऊपर? लेजर क्रिएशन दिख रहा है साफ साफ। अरे रे, दिख तो रहा है, अभी कॉर्नर पे जा रहा है क्या? दिख तो रहा है, लेजर क्रिएशन दिख रहा है, नाम दिख रहा है, सोनाली नाम, अंडर कैपिटल अकाउंट। बट मैं इसे कैपिटल अकाउंट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि सोनाली को मैं पेमेंट करना चाहती हूँ। तो बताओ किस हेड के अंदर बनाऊंगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर तो नहीं बनाऊंगी, तो बताओ किसके अंदर बनाऊंगी? तुम हाँ जी, दोबारा बोलना पड़ेगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, दोबारा समझा रही हूँ, मैंने अपना अकाउंट जो है किसकी हेड के अंदर खोला, क्रिएट किया? सनरी क्रेडिटर्स के अंदर। यानी कि मैंने क्या किया है? उधार माल दिया। किसको दिया है? जिस कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज एबीसी कंपनी। ठीक है, सो एबीसी कंपनी के बुक्स में सोनाली जो है वो क्या है? क्रेडिटर है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम क्रेडिटर से उधार माल लेंगे तो पैसा भी उसको देंगे। तो यानी कि कौन सा वाउचर मैंने लिया? पेमेंट वाउचर। ऊपर लिखा है पेमेंट करके, दैट इज अ पेमेंट वाउचर। अब नाउ what is a voucher? सबसे पहले we have to understand what is a voucher. So in case of tele, in case of any software, what is a voucher? So voucher is an area जहां पर हम ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहां पर मैं ट्रांजैक्शन क्या कर रही हूँ? रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस ट्रांजैक्शन इज कि मैं सोनाली को पेमेंट मेक कर रही हूँ। तो क्या होगा? जहां पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर मैं पेमेंट का अमाउंट डाल दूंगी 1000 रुपीज। उसके बाद नीचे आपको नरेशन दिख रही है। याद करो बचपन के वो दिन जब आप नरेशन डालते थे, तो आप नरेशन डाल दोगे, उसके बाद क्या करोगे? एंटर कर दोगे, और आपने क्या कर दिया? वाउचर की एंट्री कर दी। तो वाउचर क्या है? वो जगह जहां पर आप ट्रांजैक्शन को एंटर करते हो। आप याद करो अकाउंटिंग फ्लो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांजैक्शन हैपन होती है, यानी कि उधार माल ले लिया होगा और अब हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ओके, सो सेकंड क्या होता है? वाउचर एंट्री। आ गया वाउचर एंट्री, दिस इज अ वाउचर। इज दैट क्लियर? अब राइट हैंड साइड पे आप और देखो, यहां पर आपको दिख रहा है F1 इन्वेंट्री वाउचर, डेट, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीट, जनरल सेल्स, दिख रहे हैं सारे? ये क्या है? ये है हमारे टाइप्स ऑफ वेरियस वाउचर्स एप्लीकेबल, जो कि हमें पढ़ने हैं। अपने नोट्स खोलो, नोट्स को खोलो अपने। ओके, सो आप लोग अपने नोट्स पे देखो, आपका वाउचर मिला, वाउचर के बगल में ग्रीन कलर की टेबल होगी, दैट इज अ वाउचर टाइप्स। और देखो जो यहाँ पर ग्रीन कलर में है वही सेम चीज यहाँ पर है, ऑलमोस्ट टैली करके देखो, दिख रही है? दिखी? ओके, यहाँ पर सिस्टम बहुत ही ज्यादा हैप्पीजर्ड है, अदरवाइज मेरा लैपटॉप
लैपटॉप होता तो मैं बहुत चीजें फटाक फटाक करके दिखाती। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि F2 स्टैंड्स फॉर डेट दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम F2 प्रेस करते हैं और हम ट्रांजैक्शन की डेट को चेंज कर सकते हैं। अभी ट्रांजैक्शन डेट कितनी आ रही है? 1 अप्रैल 2023। मैं डेट कुछ भी चाहूँ जो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे अब बात करते हैं कि वाउचर में कौन सी एंट्री कहाँ डलती है। आप लोगों ने काउंटर एंट्री पढ़ी है, क्या होता है? तो अगर मान लो मुझे बैंक से पैसा निकाल के अपने पास लाना हो, मुझे अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना हो, तो ये कैसी एंट्रीज है? काउंटर एंट्रीज है। मैं कहाँ जाऊंगी? तो जैसे मुझे काउंटर चाहिए होगा तो मैं क्या प्रेस करूंगी? F4। तो जो अभी पेमेंट का आ रहा है ना, वो पेमेंट का नहीं आएगा, वो किसका आ जाएगा? काउंटर का आ जाएगा। ये देखो आया कॉन्ट्रा का, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रा। इज दैट क्लियर? हम ये सारी एक्शंस क्या कर सकते हैं? जैसा हमें चाहिए वैसा क्लेम कर सकते हैं। अब आपको दिखा पेमेंट का, पेमेंट वाला एक्टिव हो गया। पहले कौन सा था? पेमेंट वाला। उसके बाद अब रिसीट वाला, पैसा किसे लेने हैं तो जनरल, सेल्स, परचेज, जो मुझे करना है मैं वो काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत? जैसा ट्रांजैक्शन वैसे तरीके का वाउचर को हम ओपन करते हैं और क्या कर लेते हैं? एंट्री कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई इतनी? तो वाउचर क्या है? वाउचर वो जगह है जहां पर हम क्या करते हैं? एंट्रियां करते हैं इनटू द सिस्टम। अब बात समझ आई? वाउचर का दूसरा नाम होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपसे आपकी निजी जिंदगी की बात करती हूँ, पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ। जैसे आपने इस सेंटर पे भी एडमिशन लिया होगा या आपने इससे पहले कहीं और खरीदारी करी होगी कुछ, तो आपको क्या कोई रिसीट या कोई बिल मिलता है? मिलता है, ओके। सो वो बिल की तो बेसिकली हम एंट्री करते हैं, बोलो हाँ कि ना? तो जब हम एंट्री करेंगे किसी भी बिल की, तो आपको नहीं लगता कि हमें जो है उस बिल का क्या करना पड़ेगा? उस बिल का हमें उस बिल को अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग में मुझे रेफरेंस नंबर देना पड़ रहा है। इसके ऊपर देखो नंबर 1 दिखा है, ये क्या है? दैट इज अ वाउचर नंबर। दैट इज अ वाउचर नंबर। यानी कि जो वाउचर पे मैंने सेल करी, सेम नंबर में क्या कर दूंगी? यहाँ पर डाल दूंगी। सो यहाँ पर हम डालते हैं वाउचर का नंबर। सो व्हाट इज अ वाउचर नंबर? वो जो बिल के ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है, दैट इज अ वाउचर नंबर। सेल्स में आप जानते हो, जैसे मान लो मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ तो मेरी सेल्स की एक रसीद बुक होगी। मैं अभी एक सेल करी तो काट के दे दिया, फिर नेक्स्ट एक सेल किया, तो जितनी सेल्स की रसीदें होंगी ना वो सारी की सारी ऑर्डर में होंगी। समझते हो क्यों होंगी? क्योंकि अभी एक सेल करी, फिर दोबारा एक सेल करी, फिर तिवारा एक सेल करी, सारी चीजें ऑर्डर में रहेंगी। बट परचेज की रसीदें ऑर्डर में नहीं होंगी। परचेज एक्स से करेंगे, वाई से करेंगे, जेड से करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, और उनका जो नंबर चल रहा होगा वो नंबर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। बट डोंट यू थिंक कि अगर एज एन ऑडिटर मुझे कभी भी कोई भी एंट्री को चेक करना पड़ जाए तो सबसे पहले मैं वाउचर नंबर को चेक करूंगी? यस, एंड इट इज देयरफॉर हैज टू मेंटेन कि हमारे को वाउचर नंबर जो हमेशा यूनिक रखना पड़ेगा ताकि हमारे पर डुप्लीकेसी ना होए। सो वाउचर, नेक्स्ट इज वाउचर नंबर, एंड दैट नंबर हैज टू बी ऑलवेज यूनिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? ओके। सेकेंडली, आपने कभी कभी देखा होगा कि हम जो है ना, जब वाउचर की बात करते हैं, कई लोग जो होते हैं ना वाउचर नंबर के आगे कोई अल्फाबेट्स भी लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपके आई से रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर लेती हूँ। खाली रजिस्ट्रेशन नंबर भी तो चला सकता था, बट नहीं चलाया ना। सीआरओ दिया आगे प्रीफिक्स में, एनआरओ दिया प्रीफिक्स में। दिया? क्यों दिया? आप बताओ क्यों दिया? बताओ क्यों दिया? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चों को मैनेज करना भारी पड़ गया। इसीलिए क्या कहा कि मेंबर्स को भी डिवाइड कर देते हैं इनटू द 5 रीजंस एंड स्टूडेंट्स को भी डिवाइड कर देते हैं इनटू द 6 रीजंस। वी हैव FRO एक्स्ट्रा इन केस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर ना बताओ, FRO स्टैंड्स फॉर फॉरेन रजिस्ट्रेशन। ओके, सो नेपाल के बच्चे जो होते हैं उनका FRO से चालू होता है। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं किसी के आगे देखूंगी CRO, मैं समझ जाऊंगी सेंट्रल नंबर से रजिस्टर्ड है। मैंने देखा NRO यानी कि नॉर्दर्न नंबर से रजिस्टर्ड है, नॉर्दर्न एरिया से रजिस्टर्ड है, और डेटा को मैनेज करना और भी आसान हो जाएगा। नॉर्दर्न रीजन का डेटा मैनेज करना आसान, फिर सेंट्रल का रीजन करना आसान, और फिर बाकी सबको क्या कर दो, बाद में एक्यूमुलेट कर दो, वो हो जाएगा पूरे इंडिया लेवल का। तो वो जो प्रीफिक्स लगाया गया, उस प्रीफिक्स को जैसे मैं किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ूंगी मुझे उसके बारे में पता होगा कि नहीं पता होगा? तो यानी कि अगर मैं अपने वाउचर नंबर में भी कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स लगा दूं तो इट कैन मेक दैट वाउचर नंबर वेरी वेरी यूनिक। सो what are the qualities of a good voucher number? Having a prefix to it or a suffix to it?
प्रीफिक्स यू अंडरस्टैंड, सफिक्स यू अंडरस्टैंड, या तो आगे कुछ या तो पीछे। अच्छा हटा दूं वाउचर वाला या कुछ और करके दिखाऊं? अरे वाह चल गया। ओके नहीं हम नहीं दिखा रहे, एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे। ये देखो जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अकाउंटिंग फीचर्स क्या लिखा है? मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मेंटेन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। आपको मैंने बताया था हम ईआरपी के अंदर क्या कर सकते हैं, बाकी मॉड्यूल्स को भी एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना आपको खाली अकाउंट्स चाहिए या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चाहिए। अगर मैं इसको यस कर दूंगी तो क्या होगा, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री आएगा, और नो कर दूंगी तो खाली खाली अकाउंट्स आएगा। बस इतनी सी तो बात थी जो हमने पूरे ईआरपी के अंदर पढ़ी। बताओ कोई बहुत बड़ी बात थी? नहीं। सो ये किस में आया? अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आया। अब देखो नीचे क्या लिखा है, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी। नीचे को दिखा अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी। ये तीन कहीं याद आ रहे हैं आपको कुछ वर्ड? अकाउंट, मास्टर डेटा के टाइप्स। अरे वाह, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। कौन सा गायब है? पेरोल मास्टर डेटा। इस वाले वर्जन के अंदर पेरोल का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गिवन नहीं है, वरना पेरोल का ऑप्शन भी होता। इज दैट क्लियर? और मैं आपको बता दूं जो कि आप पढ़ते हो ना मास्टर डेटा के अंदर, वही आपके टाइप्स ऑफ वाउचर बन जाते हैं आगे जाके। जो आपने पढ़ा सीपा, वही आगे जाके क्या बन जाएगा, अकाउंट आपके वाउचर का टाइप्स बन जाएगा। मुझे अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, जाओ अपनी कॉपी में देखो वाउचर के टाइप्स। देख लिया? ओके अब आपको याद होगा मैंने ना एक टॉपिक क्रॉस कराया था, इंटीग्रेशन वाला। ओके मैं आपको नॉर्मली समझा रही हूं। मैं चाहती हूं कि दोनों इंटीग्रेट करके चले तो मैंने यस कर दिया, मैं चाहती हूं दोनों इंटीग्रेट करके ना चले तो मैंने नो कर दिया। इंटीग्रेशन समझते हो? यानी कि अदर मॉड्यूल का फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ में इंटीग्रेशन। जैसे मान लो इन्वेंट्री मैंने परचेज करी, तो परचेजिंग की एंट्री जैसी होगी तो परचेज में लिखूंगी ना कि मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो सीधे सीधा इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाए। क्या मैं ऐसा चाहती हूँ? तो यस। अगर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूंगी? नो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। अब देखो क्या लिखा है, F1 फॉर अकाउंट्स वापस, F2 फॉर इन्वेंट्री, F3 फॉर स्ट्रैटेजी एंड F6 फॉर एनी एड-ऑन्स। आई कैन डू एनी एड-ऑन्स एज पर दिस टैली। नाउ एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वी आर राइट नाउ ऑन द पेज ऑफ टैली ERP 9। ओके टैली ERP। तो आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर भी एक वर्जन आ चुका है विच इज अ प्रीमियम वर्जन, बट मैं आपको वो वर्जन क्यों नहीं करा रही? बिकॉज आईसीए के मैट में अभी तक यहीं पर ही पहुंचा है, तो हम भी यही पढ़ेंगे, इसी के आंसर, इसी के बेसिस पर हम आंसर्स लिखेंगे। अगर आपको आंसर लिखते लिखते आप टैली को इमेजिन कर पाओ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी टैली को इमेजिन करें ताकि आप सही आंसर लिखें। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अपने आप को अपडेट कर देंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी आएगी, फिर आप पूछेंगे मैम ये तो कुछ और था और आपने मुझे कुछ और बता दिया। ठीक है चलो क्या आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख के सही लगा? एक्चुअली क्या होता है, कंसंट्रेशन ना सिर्फ उन बच्चों पे जो यहाँ बैठे होते हैं। सो मैं रिकॉर्डिंग के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि राइट मैं यहाँ पे क्लास में हूँ और मैं क्लास से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बस हमेशा ऐसे ही रहता है मेरे यहाँ पे। आई डू ऑलवेज द कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग। इट इज नॉट लाइक कि धीरे रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इट इज ऑल खुला, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज। अच्छा सो देखो इसमें से अब हमें कौन से पे जाना है? वाउचर पे जाना है। ठीक है वाउचर के अंदर चलो जाओ, वाउचर पे चलते हैं, आ जाओ। सो क्या पढ़ना है सबसे पहले? वाउचर का मीनिंग, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद वाउचर टाइप्स। वाउचर का मीनिंग देखते हैं। वाउचर के मीनिंग में क्या बोला? इट इज नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पहले। अदर नेम इज डॉक्यूमेंट। क्या ये वाली बात आपको पता थी? यस मैम। डिफरेंट वाउचर फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन। पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर, सेल के लिए सेल वाउचर, कॉन्ट्रा के लिए कॉन्ट्रा वाउचर। सो डिफरेंट वाउचर फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन। एमसीक्यू मार्क करो, एमसीक्यू मार्क करो।
क्या हमारे पास एक वाउचर होता है सारे ट्रांजेक्शन करने के लिए? नहीं, वी हैव डिफरेंट वाउचर्स फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। अब वाउचर क्या होता है और क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? तो वाउचर इट इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। क्यों किया जाता है? पहले दो आंसर्स हैं व्हाई, ताकि कल को इस बात का एविडेंस हो सके कि वो ट्रांजैक्शन हैपन हुई थी। सो इट इज एन एविडेंस और यू कैन से द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज वाउचर नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। जब वाउचर का ही दूसरा नाम डॉक्यूमेंट है तो वाउचर नंबर का दूसरा नाम क्या हो गया? डॉक्यूमेंट नंबर। अब डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी। इट शुड हैव अ सेपरेट नंबरिंग सीरीज, यानी कि आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? सेपरेट नंबरिंग सीरीज होनी चाहिए। एग्जांपल, मान लो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हो तो एक सीरीज अपनी अलग बनाओ, फिर 23-24 की सीरीज अपनी अलग बनाओ, दैट वे। देन इट कैन हैव अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स। नंबर सीरियली ऑर्डर रहते हैं, वो भी कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? डेट वाइज। जैसे कि मान लो आज अगर 22 अप्रैल है तो 22 अप्रैल की ट्रांजैक्शन आज होगी, फिर 23 अप्रैल को 23 अप्रैल की ट्रांजैक्शन होगी। आपके जो वाउचर्स होने चाहिए दैट शुड बी डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज। ओके, अब मैम मान लो मैं 25 अप्रैल पे आ गया और मेरा एक वाउचर था 22 अप्रैल का, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, तो कोई बात नहीं, आप जाओ डेट चेंज करके अपना वाउचर उस 22 अप्रैल पे जो है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके अंदर सब कुछ क्रोनोलॉजिकल आपको दिखेगा। ये नहीं कि आप जो बोलो कि नहीं हमें एक्चुअली दिखाओ, नहीं, आपको अप्रैल की ट्रांजैक्शन, मई की ट्रांजैक्शन, जून की ट्रांजैक्शन यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में ही हमेशा दिखाई देंगी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज वाउचर के टाइप्स। अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, पेरोल वाउचर। मैम इसमें हमें स्टैट्यूटरी वाउचर तो दिख ही नहीं रहा है, क्या वो हमारे कोर्स में नहीं है या वो होता ही नहीं है? होता है बट कोर्स में नहीं है। मैंने आपको दिखाया था अभी स्टैट्यूटरी के टाइप्स, तो इसका मतलब होता है बट कोर्स में नहीं है। तो आप याद रखेंगे सीपा में से क्या गायब है? ठीक है, ओके, डन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर में इन सबके सब पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। इसके अंदर से एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, जनरली एमसीक्यू पूछा जाता है। ओके, आ जाओ, इजी इजी है, बहुत इजी इजी। आ जाओ, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होती है? यस, कैश डिपॉजिट द बैंक, विड्रॉल, कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब कि बिल्कुल ये आपके अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, कोई इसमें ऐसी कोई आईटी वाली बात नहीं है। पेमेंट में क्या होगा? ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, चाहे वो कैश में चाहे वो बैंक में हो। इज दैट क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज रिसीट, पेमेंट का उल्टा रिसीट। देन नेक्स्ट इज जनरल। जनरल को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। वाह, सही पकड़े हैं, जिसका कोई नहीं उसका जनरल। लाइक द ट्रांजैक्शंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। Very good. Next is sales, purchase, credit note, debit note. Next is memorandum. मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम कौन सा? जैसे कि आप कोई भी चीज जो है ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करना चाहते हो, बट आप नहीं चाहते कि कहाँ उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पड़े, तो यू रिकॉर्ड दैट इज अ मेमोरेंडम। आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एग्जाम में क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। लेट सपोज 4 ऑप्शन है, एक ये और ये, सही पे टिक मार्क करो, बस यही होगा। ओके, ये तो हो जाएगा ना? ओके, नेक्स्ट इज परचेज। अब देखो, ये आपके अकाउंटिंग वाले थे, अब आपको कौन से पढ़ने हैं? इन्वेंट्री वाले। अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप इन्वेंट्री की बात करोगे ना, तो आप इन्वेंट्री के लेवल की बात करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर सकते हैं, बट आप पैसे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे की बात अगर है तो वो तो अकाउंटिंग में चला जा। मैंने इन्वेंट्री को, सुनना, मैंने इन्वेंट्री को परचेज किया, तो अकाउंट्स वाइज तो ये एंट्री परचेज में चली गई, बोलो हाँ कि ना? सो वहां पर वो ट्रांजैक्शन इंपैक्ट नहीं करेगी, बट वो इन्वेंट्री हमारे फिजिकल स्टॉक में ऐड हुई तो ये कहां जाएगा? इन्वेंट्री में। ठीक है, पैसा इन्वॉल्व होगा तो ऊपर, पैसा इन्वॉल्व, जब पैसों की बात नहीं करेंगे अदर देन पैसा, इन्वेंट्री। तो परचेज ऑर्डर में क्या आता है?
परचेज का जो ऑर्डर हमें रिसीव होता है, सेल्स का ऑर्डर जो हमें रिसीव होता है, सॉरी परचेज का ऑर्डर जो हम देते हैं, सेल्स का ऑर्डर जो हमें रिसीव होता है। आप याद करो आपका बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपसे कितना कहा, सेल्स ऑर्डर जब आएगा, परचेज ऑर्डर सॉरी आएगा, वो निकालो, एमएम मॉड्यूल निकालो, निकालो एमएम मॉड्यूल। ये देखो क्या लिखा है, परचेज ऑर्डर लिखा है, देखो परचेज ऑर्डर लिखा है, यानी कि अभी किस में ऐड हुआ है, इन्वेंट्री में ऐड हुआ है, बट परचेज इनवॉइस कब आया, बाद में आया। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर, क्योंकि अभी तक पैसे का आवन जावन नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कहां रिकॉर्ड करूंगी, इन्वेंट्री वाले वाउचर में जाकर रिकॉर्ड कर दूंगी। और अगर मैं उसकी बाद में पेमेंट करती हूँ या मैं इनवॉइस या मैं उसको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे खड़ा करती हूँ, तो कहां जाएगा, फाइनेंशियल में यानी कि अकाउंट्स में। उसके बाद पेमेंट करती हूँ वापस अकाउंट्स में। अब बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। दिस सेम गोज विद द सेल्स ऑर्डर। ओके, मैं क्वेश्चन पूछूं, परचेज किस में आएगा, परचेज ऑर्डर किस में आएगा, ठीक है। स्टॉक का एडिशन किस में आएगा, अगर मैं स्टॉक ए से बी पॉइंट पे ले गई तो कॉन्ट्रा, पैसा कहां से आया इसमें, स्टॉक लेके गई ना ए से बी में, बताओ 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनमें से कौन सा लगेगा, अब बताओ। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में इन्वेंट्री लेके जाती हूँ तो कौन सा वाउचर अट्रैक्ट होगा, पढ़ के बताओ, पक्का, स्टॉक जनरल पक्का। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने देखने वाले हैं। रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, याद है मैंने आपको एमआरएन कराया था, मटेरियल रिसीट नोट, एमआरएन मटेरियल रिसीट नोट नंबर, राइट, दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री इज। सो जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा बट इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही, तो कहां करेंगे हम, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर। एक दिन में सारे वाउचर्स आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सेम टेबल है मैंने आईसी के मैट से लिया है, राइट, एंड आप जो है यही सेम टेबल जो है आपको यहाँ पे देके रखिए, आप इसको अपने हाथ से एक बार बनाएं। एंड उसके बाद ना क्या करें, जो आपका वॉशरूम है ना जहाँ पे आप सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उसके सामने दरवाजा होगा, उसके बगल में दरवाजा होगा, दरवाजा तो हो गई ना तो वहां पे जाके उसको बड़े वाले शीट पे ना पेस्ट कर दें। आप क्या करें, पेस्टिंग के वक्त भी अकाउंट्स का अलग बना, इन्वेंट्री का अलग बना, इन्वेंट्री और पेरोल का साथ में बना दे, 2 शीट पे बना दे। आप 15 दिन रिवाइज करेंगे ना उसको, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, आपका एमसीक्यू पक्का हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो कि मैम आप वॉशरूम में भी आप हमें चैन से नहीं जीने दोगे, नहीं, मैंने आज तक मैं नहीं जी, मैं तुम लोगों को कैसे जीने दूंगी। आई नेवर वेस्टेड माई लाइफ, माई 15 मिनट्स ऑफ माई प्रेशियस लाइफ ओवर देयर, मैं आज वेस्ट नहीं करी जो अब वेस्ट कर दूं। Whenever I am into traveling, I don't waste a single penny of time. I always do work. चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं मेट्रो में हूँ, चाहे कभी भी गई हूँ, I don't waste any more time. चाहे कोई भी काम करना हो, doesn't matter कि सिर्फ पढ़ाई का ही काम करना हो, I don't waste my time. And 15 मिनट मॉर्निंग के भी I think so we should not waste it. So बजाय उसको कि तुम लोग में से जो लोग मोबाइल लेके जाते हैं अपने, हंसे बेटा फंसे, जो मोबाइल लेके जाता है तो कम से कम मोबाइल पे भी एक खोल के पढ़ लेना। फिर बॉयज तुम्हारा वॉलपेपर के बारे में बातचीत नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो हमारे पास ये सारे आते हैं। डिलीवरी नोट, यू अंडरस्टैंड, डिलीवरी हमने कर दी तो उसके लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको मुझे बताना है कि आप किस में रिकॉर्ड करेंगे। आर यू गाइस रेडी? इसको हटा देती हूँ ताकि आप जो है फिर आंसर टेप पे नहीं, टेप ही था ना, हाँ तो मैं याद कर रही हूँ, मेरे वकाफ स्ट्रांग हो रही है। चलो अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे रिकॉर्ड करना है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, सेल्स, कॉन्ट्रा, कैश डिपॉजिट द बैंक, लोन इंस्टॉलमेंट पेड, ये कोई बात है, तुम पहले ही कर रहे हो आंसर। अच्छा ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, मुझे लगा तुम अकाउंटिंग बोलोगे।
देख लो, गैस कर लो, ये देख लो, इसमें तुम्हारा आंसर आता है, फॉलो होता है, बता दो फिर। अगर तुमने पेरोल बोला तो बताओ 16 लगाओगे 17 लगाओगे, बताओ फिर। क्या लिखा है? कैलकुलेशन। सैलरी डेबिट नहीं, पेमेंट नहीं है। बस यही गलती बच्चा करता है एमसीक्यू के अंदर। पेमेंट अगर कर रही हो एम्प्लॉय के, पेमेंट वर्ड आ गया ना, कहां जाएगा? अकाउंट्स। उसकी कैलकुलेशन कर रही हूं, कितना एचआरए बना, कितना डीए बना, क्या 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 बना, दैट विल कम अंडर पेरोल। और उसकी अटेंडेंस वो तो आपको पता ही है। आप गलती नहीं करोगे। झांसे में आ गए मेरे, हैप्पी हो गई मैं भी। चलो ओके, किस लिए आए थे? क्या तुम्हें मेरी खुशी से मतलब इतना मतलब है? है? अच्छा तुम्हें पता था? बेटा तुम्हें अगली बार झांसे में फंसा लूंगी मैं। ओके, सो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप टेबल को रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गिविंग यू 1 मिनट। हाँ, हाँ तो सेल्स ऑब्लिक परचेज लिखा है ना। ये तो अकाउंट्स की बात है। इसमें तो आईटी की बात ही नहीं है। तो तुम मुझे बताओ बेटा, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, डेबिट नोट कब इशू करते हैं? और अगर तुमने नहीं बताया तो आज ही मैं सर को बुला के पूछने वाली हूँ कि सर आप ही पूछिए, मैं नहीं पूछूंगी। ये बच्चा आपसे फाउंडेशन में पढ़ा है, आप मुझे बताएंगे। दोनों दोनों लिखा है, तो सेल भी लिखा है, परचेज भी लिखा है। बताओ। नहीं, जो बच्चे का आंसर वो क्वेश्चन पूछा है वो बताएगा। बताओ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? देखा? तुम मुझसे क्या क्या पढ़ोगे? मुझसे ऑडिट पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, ये अब तुम अकाउंट्स पढ़ोगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ोगे। सुनोगे मेरे सब तुम, अगर तुम ये पढ़ोगे चाहते हो तो सुनोगे लिटरली। पता है? बताओ फिर। लॉक कर दूं? लॉक कर दूं पक्का? सेल्स पे डेबिट नोट। नाउ एक्सप्लेन द होल स्टोरी। मैं कैसे मान लूं? पर मैं तो ये कह रही हूँ, सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। तो उस पर तो क्रेडिट नोट इशू होना चाहिए। वो तो सेल्स रिटर्न तो मतलब डेबिट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस मैम तो निकल रहा है, रट्टू हो तुम लोग। एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, मुझे बताओ मैं क्यों कैसे मान लूं? आई लाइक इट, आई लाइक इट। एक बार भी तुमने नहीं बोला कि मैम हम बता देंगे, हमें अच्छे से आता है। सर बता देंगे, बहुत बढ़िया। चलो, वैसे मैं एक बात बताती हूँ। आप लोगों को जो ये दिया हुआ है एज पर आई से दे रखे रखा है, राइट? सो इस वाले केस पे कभी वो आपसे ये नहीं पूछेगा, स्पेसिफाइड नहीं पूछेगा कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, कभी नहीं पूछेगा। इवन हम लोगों को ना आगे एक चैप्टर होगा जिसके अंदर हम मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा के रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ेंगे, इन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो उसके अंदर भी ना इंस्टीट्यूट ने ये नहीं देखे रखा कि सेल्स के अंदर कौन सा होगा, परचेज के अंदर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप भी भूल जाइए, आप सिर्फ इतना, क्योंकि देखो मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर। तो मैं ये बोलती हूँ आप भी जो है सिंपल याद कीजिए कि हाँ भाई जब रिटर्न करते हैं तो नोट इशू करते हैं, बात खत्म हो गई। हमें जो है एडजस्टमेंट करनी है। और मैं अब आपको इनमें से इंपॉर्टेंट मार्क करा देती हूँ एग्जाम के अंदर जो से आते हैं, क्योंकि सारे तो आप कर नहीं पाओगे। सबसे पहले मार्क कीजिए बेटा मेमोरेंडम। किसका एग्जाम्पल दे दूं? अभी दे देती हूँ। मेमोरेंडम। उसके बाद मार्क कीजिए जनरल।
उसके बाद मार्क कीजिए फिजिकल स्टॉक और उसके ऊपर स्टॉक जनरल, लास्ट में पेरोल। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम हुए, ठीक है, सारे आप पॉइंट्स रिवाइज नहीं कर सकते होंगे, तो सिर्फ ये वाले रिवाइज कर लेना, इससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखो मुझे पता है आप लोग ऐसे हो, तो कम से कम ये रिवाइज करके चले जाना, काम बन जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्या बोलते हैं डाउट व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरेंडम। सो मेमोरेंडम का मतलब होता है दैट एनी ट्रांजैक्शन डजंट इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस। सो as per accounts, you tell me what is any transaction, give me the example of any transaction which doesn't impact the trial balance. You tell me. बहुत से ट्रांजैक्शन थी ना, याद करो, ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ी रहती थी, बताओ कौन सी थी? क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट। उसके बाद थोड़ा ऊंचा बोल। लॉस एबनॉर्मल, ओके, और लॉस एबनॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ओके, और वाह, ये अगर एबनॉर्मल लॉस आया है, ये एबनॉर्मल गेन ही आ सकता है, वाह, ये इसे कहते हैं जोड़ी, वो लॉस कहेगा, ये गेन कहेगा, माय गॉड, तुम्हारी जोड़ी फाउंडेशन से ही ऐसी है, लॉस और गेन वाली। आज से इनका नाम यही है, वो एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल गेन। हाँ बताओ, ऐसी कौन सी एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करती? ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलती थी, याद करो वो 11th क्लास, टीएस ग्रेवाल। अच्छा डीके गोयल याद कर लो यार। बताओ, तुम्हारे पास एग्जाम्पल नहीं है? अब ये मत बोलना कि सर से पूछ लेना, मुझे तो पता है, तुम मुझे बताओ एक एग्जाम्पल। हाँ इसकी अकाउंट्स के लिए पढ़ी है मुझे लग रहा है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है क्लास के लिए। हाँ जी, सो आपने मुझे बोला क्लोजिंग स्टॉक, सो देयर आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट देयर। और देखो ब्यूटी, देखो किसके अंदर है क्लोजिंग स्टॉक? मेमोरेंडम के अंदर। यानी कि ऐसा स्टॉक, मान लो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है और उसकी कोई वैल्यू दे के रखी है, लेट सपोज मेरे पास 10,000 यूनिट्स हैं ऑफ 10 रुपीज ईच, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। नो दिस, मान लो मेरे पास स्टॉक तो मेरे पास ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, राइट, दे रखा है। मान लो मैं चाहती हूँ कि उस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो कि मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। मान लो इसमें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ सामान जो है स्क्रैप में है, कुछ सामान जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट ये एक ऐसी चीज है जिसको इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कभी भी नहीं जाएगा। सो देयर आई कैन रिकॉर्ड दी मेमोरेंडम वन, कि इतना मेरे पास स्क्रैप पड़ा हुआ है और इसको मैं ऐसे करके इस्तेमाल करने वाला हूँ। आई कैन रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द मेमोरेंडम। इज दैट क्लियर? नाउ डोंट गो दैट मच इनटू इट बिकॉज एग्जाम में इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट वी कवर टुडे? वाउचर, वाउचर के नंबर एंड वाउचर के टाइप्स। सो वाउचर में सिर्फ 3 ही एंट्री है। व्हाट आर दोस? वाउचर का मीनिंग, एंट्री, सॉरी नंबर एंड टाइप्स। अकाउंटिंग फ्लो वी डिड, खत्म। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेजर। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद ब्रेक, फिर हम खत्म हो जाएगा ये टॉपिक खत्म। ओके सुनो, जो आप लोग अकाउंट से पढ़ते हो ना, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ऐसा कुछ भी टैली को नहीं पता। टैली को बस ये पता है डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, उसके बेसिस पे देखो डायग्राम, देखो बस आपको डायग्राम ही देखना है और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। फिर वो बोलेगा कि आपने उसको किस हेड के अंदर बनाया, आपने उसको एसेट की हेड के अंदर बनाया या एक्सपेंस के हेड के अंदर बनाया। अगर आपने उस लेजर को एक्सपेंस के हेड के अंदर बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज देगा, अगर आपने उसको एसेट के हेड के अंदर बनाया होगा तो बैलेंस शीट भेज देगा। एंड सेम गोज विद द क्रेडिट बैलेंस। सो गिविंग इट 2 मिनट्स, जो ऊपर लिखा है ना वो रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब वो EIS के पेपर में आपसे ना यहीं पर ही टेस्ट करेगा, वो पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको तो अकाउंट्स का याद रहेगा तो आप लिख के आ जाएंगे शायद पर्सनल, रियल, नॉमिनल या जो भी आप लिखना चाहें। बट EIS के अकॉर्डिंग 2
लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ये डिफरेंस है, इसीलिए क्वेश्चन आएगा और इसको एमसीक्यू में मार्क कर लीजिए। हाँ भैया क्यों नहीं आता एमसीक्यू? ईआईएस के एमसीक्यू ऐसे आता है फटीचर बिल्कुल ही है, एसएम के एमसीक्यू धांसू आते हैं। एसएम के एमसीक्यू में थोड़ा दिमाग लगता है, लॉजिक्स आर इन्वॉल्व। ईआईएस के अंदर तो कॉन्सेप्ट है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, बात ही खत्म। तो या तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ लेजर्स 2 हैं और आप सही मार्क करके आ जाओगे, या तो आपको नहीं पता है, आप 3 मार्क करके आओगे रियल नॉमिनल, ठीक है, वहां पर आप गए फिर। चलो लेट्स जस्ट रिवाइज। सो हमारा जो पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर ए, दैट इज इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट्स। हमने 6 चीज इसके अंदर कवर करी। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डेटा, उसके बाद वाउचर, उसके बाद अकाउंटिंग फ्लो, उसके बाद ओके नेक्स्ट, और वर्किंग में क्या चीज आती है, उसके बाद सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप के डेटा है, पहला, दूसरा, कौन सा चेंज होता रहता है, ट्रांजैक्शन किसका दूसरा नाम है, किसके बच्चे हैं, बच्चों का नाम बताओ, पहला SIP वेरी गुड। उसके बाद आप आते हैं मास्टर, नॉन मास्टर के बाद सेकंड टॉपिक हमने करा वाउचर। वाउचर में 3 चीजें पढ़ी, पहली मीनिंग, दूसरा वाउचर, दूसरा नाम बताओ डॉक्यूमेंट नंबर, दूसरा नाम बताओ डॉक्यूमेंट नंबर, थर्ड क्या पढ़ा, वाउचर के टाइप्स। वाउचर के टाइप्स में कौन सा नहीं था, एस नहीं था, ओनली IPA। ओके नेक्स्ट, आप मुझे बताओगे कि वाउचर क्यों बनाते हैं, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ओके वाउचर नंबर की कुछ क्वालिटीज बताओ, यूनिक, प्रीफिक्स और सफिक्स, ऑर्डर कैसा रहता है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज। ओके टाइप्स के अंदर अगर मैं जाती हूं तो मेरे को कितने टाइप्स मिलते हैं, कौन कौन से, तो वाउचर खत्म हो गया। उसके बाद हमें थर्ड क्या पढ़ा, अकाउंटिंग फ्लो। अकाउंटिंग फ्लो में क्या पढ़ा कि this much of task has been done by humans and this much of task is done by the software। तो ह्यूमन कौन सी तो एक्टिविटी करता है, बाकी सारे काम सॉफ्टवेयर करता है। टाइप्स ऑफ सॉरी अकाउंटिंग फ्लो के बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेजर्स और द ग्रुप्स। सो वी हैव लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ओके तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्रंट एंड एंड दी बैक एंड, जिसको कि हम कहते हैं वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा एंड है जो दोनों से, यूजर से भी और उससे भी इंटरेक्ट करता है, ऐसा कौन सा एंड है जो यूजर से कभी इंटरेक्ट नहीं करता, ऐसा कौन सा एंड है जो कि यूजर वाली लैंग्वेज बात करता है, तुम्हें सब आता है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड बेस्ड। ओके ऐसी कौन सी ऐप है जिसको हार्ड डिस्क में डालना पड़ता है, ऐसी कौन सी ऐप है जो 24/7 एप्लीकेबल है, ओके ये कह रहा है इंस्टॉल, भाई इंस्टॉल करते तो मुझे वो लैपटॉप चाहिए होगा ना, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल, आप मुझे बताओगे कि ऐसी कौन सी ऐप है जो कि इंटरनेट पर बेस्ड है, सारा तो तुम्हें आ चुका है। तो कितने पार्ट्स है हमारे चैप्टर के, 3 है ना, पार्ट्स कितने हैं हमारे, 4। A डन, B C मॉड्यूल्स थे हमारे, कितने मॉड्यूल्स लेफ्ट हैं, 3 मॉड्यूल्स लेफ्ट हैं अभी, और उसके बाद हमारा D फुल्ली लेफ्ट है। तो ब्रेक के बाद अपन क्या करेंगे, आप मुझे बताओगे या तो हम ये 3 मॉड्यूल्स करेंगे और अपने पार्ट सी को पूर्ण विराम दे देंगे, या फिर अगर आपका मन करेगा कि नहीं मैम अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ने का मन नहीं है, दिल नहीं कर रहा, तो अपन ई-कॉमर्स पे चले जाएंगे, ठीक है, हम वोटिंग कर लेंगे, ठीक है हम वोटिंग कर लेंगे। हाँ पर्ची सिस्टम, वोट नहीं डाल रहे बेटा यहाँ पर,